हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग सीडीएस के पेपर में 2008 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन टेंसेस के लिए आए हुए हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, you know that the tenses are very important. In any exam, there are most of the questions which are based on tenses are asked. Now see, here particularly I want to tell you that during the period of 21 and 22, if you check the question paper of 21 and 22, in 22 there were only two questions, in 20 there were not questions at all on tenses. So what I want to tell you is that though every topic is important, tenses are more important. Why? Because they are given more importance in any exam. Generally in the previous year papers, when we look at them, we generally found that many, that means out of 10, 5 or 4 questions were generally asked on only tenses. So let us see how the questions are asked and how they are very easier and the easiest ones. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 2008 से लेकर 2022 तक उनका क्या क्या ये है। सबसे पहले 2002 फर्स्ट एग्जाम, सी हाउ इजी इट इज। माय मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। अभी हम लोग जब ये क्वेश्चन देखते हैं तभी सबसे पहले हम टेंसेस के जितने भी रूल्स है वो हमें याद आने चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी क्या है, हियर actually this particular a part is given in continuous tense, and in this the particularly think word that is used here, तो ये जो think word है which is used here, actually what is that think word, what is the meaning of think? See, we know particularly what is the meaning of think, but when you see that when it is used in continuous tenses, we must know whether it can be used in the meaning which we want to express in continuous present tense or not. So see, अभी यहाँ पर ये जो think word जो particularly दिखाया हुआ है, हम लोगों ने सी लेक्चर्स में टेंसेस के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिए, there are two types of verbs, that is one is called action verb and another is called non-action verb. एक्शन में क्या होता है, there are some activities which you can find, which you can see, which you can realize. Okay, जैसे समझो गो है, कम है, ईट है, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग, जिसमें हमें यहाँ पर एक्शन दिखते हैं। और वही नॉन एक्शन में जैसे हम लोग देखेंगे वांट, नीड, agree, understand, etc. Okay, now when you look at these particularly verbs, you can immediately come to know whether they are action or non-action. But in case of some verbs which can be classified into action as well as in non-action, तो ऐसे जब दोनों में जब कोई वर्ब होता है तो हमें उसके जितने भी मीनिंग्स है वो मालूम होने चाहिए। जैसे थिंक का एक मतलब है लगना, मतलब हमारे मन को जो लगता है ना, हमें जो लगता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे, अभी वो चाइना हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगा, ये जो लगना है वो है थिंक। और दूसरा जो है सोचना। सी, अभी ये एक ही वर्ब है, लेकिन ये एक ही वर्ब इज शोइंग यू डिफरेंट मीनिंग्स। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड इन टू वेज। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग इन दिस वे, इट इज ऑलवेज नॉन एक्शन वर्ब. And when it is used in this meaning, then it is used as action verb. Now what is the rule? Rule क्या है? Rule ये है, any non-action verb, कौन सा भी non-action verb रहने दो, वो कभी भी continuous tenses में नहीं चलेगा. But you must know उसका मीनिंग क्या है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो एक बार मीनिंग आपको मालूम हो जाएगा ना, मतलब ये थिंक कौन से मीनिंग से यूज किया हुआ है वो जब आपको मालूम पड़ेगा तभी आपको समझेगा कि ये थिंक यहाँ पर कंटिन्यूस में चलने वाला है कि नहीं। और इसके लिए सबसे अहम बात जो है, जो हम लोग जब कोई भी सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हमें तुरंत उसका मतलब मालूम अगर हो जाएगा तो ये सब कुछ सीखने का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है जब
आप इसका मीनिंग समझ के लेते हैं। अगर देखिए हमें एक ही मीनिंग मालूम है, थिंक का मतलब सोचना, तो हम लोग ऐसे करेंगे, मेरी माँ सोच रही है कि मैंने पीना बंद करना चाहिए। सोच रही है, मेरी माँ को ऐसे लगता है, मतलब यहां पर सोचने के बदले में यहां पर आना चाहिए लगता है। और ये लगता है ऐसे जब इसका मीनिंग हो जाएगा तभी हमें समझेगा यहां पर ये गलत है, यहां पर सिंपल प्रेजेंट ही यूज करना चाहिए। बस इतना एक बार समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि गलती कहां पर है। सो आवर एरर लाइज हियर इन पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। ओके, नो एरर। अभी यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इट इज ओनली बिकॉज here today is given, which always indicates present tense. Okay, now the sentence is also, that means the verb is also in present tense. बराबर है। अभी हमें क्या यहां पर देखना है, देखिए हम लोग किसी से बात करते हैं, ऐसे सोचिए तो हमें तुरंत समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, रूल्स कितने भी होने दो, अगर आपको उसके एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं तो रूल्स अपने आप फिट हो जाएंगे अपने दिमाग में। देखिए जैसे इसका, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, मतलब आज क्लास में स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा टाइम मिला है, बहुत अच्छा टाइम मिला है। अभी हमें तो ये बराबर लगता है, लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग टुडे, दैट व्हेन यू आर यूजिंग टुडे, इट इज इंपॉर्टेंट व्हिच टेंस यू हैव टू यूज, और यू हैव टू यूज हियर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो हमें यहां पर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। क्यों? आज उन्हें मिला है ना अच्छा टाइम, तो मिला है तो हमें ये जो हैव वर्ब है जो है उसका हमें परफेक्ट टेंस में कैसा यूज करते हैं वो मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के लेक्चर में हैव और बी, ये दो जो वर्ब्स है उनका मेन वर्ब जैसे कैसे उपयोग करते हैं ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। देखिए वहीं पर हमने दिया था आपको, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में एक तो हैज नहीं तो हैव यूज करना पड़ता है। बट व्हेन यू सी इन केस ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज फर्स्ट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट, दैट मींस हैज और हैव, और उसके बाद में ये जो हैव है उसका थर्ड फॉर्म इट मींस हैड आपको यूज करना पड़ेगा। सो यू इमीडिएटली कम टू नो दैट व्हेन यू आर यूजिंग time phrases, here actually the word which is denoting present tense is being used, and when it is used then you have to use either perfect present or perfect past. Now here it is suggesting to us that it is present, that is why you have to use this one. So our answer will be the students have had. This will be the correct sentence. So therefore there is mistake in part A. Everything is going well. सब कुछ अच्छा चल रहा है. We didn't have any problem, और एरर ढूंढनी है। 2021 में आया हुआ है। देखिए 2022 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, अभी ये 2021 का है। Everything is going well. We didn't have any problem. हमें तुरंत समझ में आता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था या नहीं है। मतलब एक बार आपको मीनिंग समझ में आएगा। आपकी मदर टंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें अंग्रेजी समझती है या नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी समझेगी ना तो आपको सब रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। रूल्स रटने की जरूरत नहीं होती है, उनकी एप्लीकेशंस आपको समझेंगे जब आप अपनी लैंग्वेज में वह लैंग्वेज समझ लेंगे। और अगर वो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे तो आपको तुरंत ये समझेगा कि यहाँ पर भाई ये तो गलत है, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिडंट यहाँ पर आना चाहिए वी डू नॉट हैव। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर गलती है, ये हमें समझ में आएगी। मेन क्लॉज जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना, और यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन चालू है, तो एक्शन चालू है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते। That is why it is very important. See, I am telling you again and again, insisting on you to
understand the meaning of each and every sentence so that you may come to know the error immediately. And this should not be applied only in case of spotting the errors. It should be applied everywhere. That means even it is fill in the blanks, even it is ordering of the sentence and everywhere. Okay, so mind it very well. So our answer is of course B. Okay. Now see the next 2021 का है. Lavanya has not gone to work yesterday night. No error. Okay. अभी देखिए, लावण्य हैज नॉट गॉन टू वर्क यस्टरडे नाइट. लावण्या कल रात को काम पर गई नहीं है. यस्टरडे नाइट. ओके. अभी देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, whenever you are using or whenever you find any word or any phrase which indicate you past tense and it clearly mentions, when any phrase or any word clearly mentions past tense, not only yesterday, there are some other words and phrases. Like suppose last के अगर कोई भी phrases होने दो, मतलब last morning, last evening, last afternoon, etc. last month, last week, कोई भी phrase ले लो, तब भी अगर आपको जो करंट ईयर चले उसके पहले का कोई भी ईयर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे अगर मैंने कहा in 2019, so here you are mentioning, that means it is the clear indication of past tense. Okay, even if it is ago, it clearly indicates that the action has taken place but in the past. So when you find such kind of phrases in any sentence, you must know that the sentence must have only and only past tense. But which past? That is also जिसे बोलते हैं आप indefinite past या simple past. Okay, so ऐसे जितने भी words और phrases जब भी आपको मिलते हैं तो you have to use only simple past. You cannot use here even perfect past, perfect present. Why? देखिए, हम लोग है ना हमारी लैंग्वेज में उसका यूज कर सकते हैं. जैसे कल रात को वो काम पर नहीं गई है, चलेगा. इन आवर लैंग्वेज इट डज. इवन अगर परफेक्ट पास्ट में अगर बोलते हैं कल रात को वो काम पर नहीं गई थी तो भी चलेगा, हमारी लैंग्वेज में चलता है. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में whenever there are words and phrases which clearly indicate past tense, you have to use only simple past tense, indefinite past tense. You cannot use and you must not use perfect present or perfect past. That is why now it becomes very easy that Lavanya didn't go to work yesterday night. Okay, तो हमारा आंसर है ए. अभी दूसरा एक एरर जो है वो देखिए, yesterday night. Actually in formal English yesterday night is never used. Instead of that actually they use last night, because last night मतलब ये yesterday night है, तो yesterday night mostly use नहीं करते हैं. लेकिन ये दोनों में से सबसे ज्यादा गलती जो है, क्योंकि पास्ट इंडिकेट करने वाले ये है, इसके लिए यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखिए, लुक द बॉय ओवर देयर, मतलब वहां पर जो खड़ा है ना उसको देखो, उस लड़के को देखो. वेयर द सेम स्वेटर एज यू, मतलब उसने वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा तूने क्या पहना है. देखिए मैं क्या बोला, पहना है. दैट मीन्स इट इज परफेक्ट प्रेजेंट. Wears is used in case when the action is usually takes place. तो एक्शन जब हमेशा होती है तो वहां पर हमें वर्ड दिखाई देते हैं. कौन से वर्ड दिखाई देंगे, देखिए, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑफन, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, एटसेट्रा. मतलब these are the adverbs which generally suggest us that we have to use here only and only simple present. It doesn't mean that they are used only in simple present. Even particularly this word and this word can be used even in perfect present. But how? It is different. Okay. So
लेट अस गो हियर नाउ. लुक द बॉय ओवर देयर वेयर द सेम स्वेटर एज यू. मतलब देखो वहां पर वो जो लड़का है उसने तुमने जैसा स्वेटर पहना है वैसा ही पहना है. तो यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट आना चाहिए. तो ये परफेक्ट प्रेजेंट आएगा क्या? हैज वर्न. ओके, तो ये आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में चालू है. इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है और हमें सामने वाली हमारे साथ में जो भी पर्सन है वो हमें दिखा रहा है कि वो देखो भाई देख वहां पर क्या हो रहा है. मतलब वहां पर क्या है, वो लड़के ने वही स्वेटर पहना है जैसे तूने पहना है. ओके, ऑफ कोर्स आंसर है एरर में बी. नेक्स्ट देखिए 2021 का है. व्हेन शी हर्ड द न्यूज. सिंपल पास्ट में व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी हैड बीन वेरी प्लीज्ड. नो एरर. देखिए इंग्लिश में जनरली एक रूल है और उस रूल का यूज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए. क्योंकि क्या होता है मालूम है, जनरली आप लोग क्या करते हैं मालूम है, आप रट लेते हैं. क्योंकि एक्चुअली इसके रूल्स क्या है देखिए, कभी भी whenever two activities of the past, जब भी आपको दिखती है तो वहां पर एक रूल है. क्या रूल है? फर्स्ट एक्टिविटी शुड बी इन परफेक्ट पास्ट एंड द सेकंड वन मस्ट बी इन सिंपल पास्ट. एंड दैट इज व्हाई we have learned some rules. like कौन से रूल्स है देखिए, when और before, इनके बाद में हमेशा सिंपल पास्ट का क्लॉज होता है. ओके, और मेन क्लॉज जो होता है उसमें परफेक्ट पास्ट होता है. बराबर है. और दूसरा रूल हम लोगों ने जो किया हुआ है वो क्या है, आफ्टर के बाद में हमेशा परफेक्ट पास्ट होना चाहिए और मेन क्लॉज में हमेशा सिंपल पास्ट होना चाहिए. तो ये रूल्स है जो हम लोगों को मालूम है. बट सी द एप्लीकेशन इज एंटायरली डिफरेंट बिकॉज पर्टिकुलरली द यूज वेयर यू यूज व्हेन इज नॉट यूज फ्रीक्वेंटली इन दिस वे एज इट इज शोन हियर. मतलब हमेशा इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है परफेक्ट पास्ट और सेकंड पास्ट. मतलब व्हेन के बाद में या बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट और उसके बाद में परफेक्ट पास्ट ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल है नहीं. तो इसका रूल क्या है हम लोग और थोड़ा सा डीप में जाके देखते हैं. जैसे देखिए तो फ्रेंड्स अभी हम लोग व्हेन का रूल देखने वाले हैं. अभी क्या है देखिए, कोई भी दो एक्टिविटीज अगर पास्ट में होती है तो दो एक्टिविटीज फर्स्ट कौन सी और सेकंड कौन सी, ये तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए. तो यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन. ओके, अभी देखिए दोस्तों क्या होता है मालूम है, जब ये दोनों में बिल्कुल टाइम पास नहीं हुआ है, मतलब दोनों भी एक्शन एक के पीछे एक तुरंत हुई है, जिसमें कोई ड्यूरेशन दिख ही नहीं रहा है, ऐसे जब होता है तभी व्हेन के बाद में भी सिंपल पास्ट होता है और मेन क्लॉज में भी सिंपल पास्ट होता है. लेकिन अगर दो एक्शन के बीच में अगर कुछ ड्यूरेशन, कुछ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अगर हुआ है, मतलब समझो आधा घंटा हुआ है, 15 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है, तो हमें यहां पर ये रूल अप्लाई करना पड़ता है. जैसे दोस्तों आप लोगों को सबको मालूम है, देखिए व्हेन वी रीच द स्टेशन, क्योंकि ये बहुत बार आके गया हुआ है, the train had left the platform. ओके, अभी देखिए दोस्तों ये जब मैं लिखता हूं when we reached the station the train had left the platform, मतलब हम लोग जहां वहां पहुंचे ना स्टेशन पर, तभी उसके पहले वो निकल चुकी थी. मतलब दोनों में अंतर है ना. लेकिन जब कोई भी एक्शन तुरंत होती है,
जैसे देखिए घड़ी का अलार्म बजता है, हम तुरंत उठते हैं, या घड़ी का अलार्म बजने या ऐसे होता है क्या कि घड़ी का अलार्म बज गया, नहीं यार उठेंगे बाद में, नहीं यार जब तक आप वो बंद नहीं करते हो ना तब तक वो बजते रहेगा, मतलब आप तुरंत उठ जाते हो ना, उठ जाते हो इसके लिए तो आपको समझ में आता है कि अलार्म हो गया है, बराबर है। अभी जैसे देखिए अगर समझो मैंने मेरे हाथ में कुछ है और फेंक दिया, तो वो पकड़ लेगा, तो वो तुरंत पकड़ लेगा ना या बाद में पकड़ लेगा? मैं किसी को अगर समझो गेंद में डालता हूं तो तुरंत पकड़ लेता है ना, नहीं यार आने दे देखता हूं मैं, क्या हो जाएगा आकर, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तुरंत पकड़ लेगा। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं जिनमें टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है, उसमें हमेशा दोनों जगह सिंपल पास्ट, सॉरी ये नहीं, ये दोनों जगह सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का ही यूज करना पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम लोग सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन हमारे पेपर सेटर है ना वो बहुत मतलब इतने चालाक होते हैं ना, उन्हें मालूम है कि सब स्टूडेंट्स जो रट लेंगे ना उसके अलावा कुछ थोड़ा सा अलग एक बार पूछ लिया ना तो दोस्त बाकी के सब जो मतलब जो एग्जाम को बैठने वाले ना वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, और वही यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि हमें क्या लगेगा वेन के बाद में यहाँ पर सिंपल पास्ट है और यहाँ पर परफेक्ट पास्ट बराबर है, लेकिन ऐसे नहीं है। देखिए जैसे उसने न्यूज सुनी वो खुश हो गई, इमीडिएट हो गई ना, मतलब यहां पर यही आना चाहिए, शी वॉज वेरी प्लीज। तो एरर है, तो इसमें एरर है, मतलब हमारा आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी ये देखा हुआ है, फिर भी हम लोग वापस इसको देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग चलो ये पढ़ते हैं। रामन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, नो एरर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर तो एंड लगाया हुआ है तो इसमें कुछ भी गलती है ही नहीं। हैव बीन मैरिड, अभी ये हैव बीन मैरिड सही है या गलत है वो हम लोग देखेंगे। और फॉर 20 years ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि फॉर हमेशा कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। फॉर के बाद में हमेशा एक तो कोई ना कोई तो यहाँ पर फिगर अंक में लिखा हुआ टाइम रहेगा, या फॉर के बाद में यहाँ पर आर्टिकल अ, नहीं तो एन, नहीं तो द आना ही चाहिए। ये सब हम लोगों ने टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया, नहीं तो होगा क्या मालूम है, हम लोगों के यही गलती लगेगा, क्यों यहाँ पर सिंस है, नहीं सिंस अगर होगा तो सिंस के बाद में कोई भी पास्ट इंडिकेट करने वाला वर्ड होना ही चाहिए। इसलिए देखिए सिंस अगर रहेगा ना तो ये ऐसे रहेगा, सिंस लास्ट 20 years, और अगर यही फॉर के लिए यूज करना है तो फॉर द लास्ट 20 years। दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर सिर्फ लास्ट है, यहाँ पर आर्टिकल है और उसके बाद में लास्ट है, तो ये जो फर्क है ये हमें समझ में आना चाहिए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट सी। नाउ वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एरर हियर और नॉट। नाउ coming to this particular part, we must come to know that whether the or what is the meaning of particularly this entire whole sentence. See, अभी इसका मतलब क्या है, रामन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, मतलब रामन और मिताली ये 20 साल से शादीशुदा है। लेकिन अभी देखिए इसका ना दो तरीके से हम लोग मीनिंग कर सकते हैं। कौन सा हो सकता है, देखिए अगर हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब देखिए यहां पर एक्चुअली ये आपको क्या है ये मालूम होना चाहिए, ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर वर्ब रहेगा तो ये सेंटेंस का मीनिंग कैसे होता है। मतलब अगर ये वर्ब है, ऐसे अगर हम लोग समझते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, बराबर है, हैव बीन और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म विथ 3, बराबर है। अगर ये पैसिव में है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हो जाएगा मालूम है, रामन और मिताली का विवाह 20 साल किया गया है। मतलब देखिए ये सेंटेंस कभी सही हो सकता है क्या, एथिकली वेदर इट इज करेक्ट और नॉट।
और एथिकली कभी हो। नीति क्या कहती है, 20 साल विवाह, दोनों का शादी चालू है 20 साल, मतलब एक साल में दोनों का शादी कर लिया, वापस दूसरे साल दोनों का शादी कर लिया, वापस तीसरे साल। ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब जब अगर आप इसका मीनिंग पैसिव में लेते हो तो ऑफ कोर्स इसका मीनिंग गलत है। सो व्हेनेवर द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस इज इनकरेक्ट, द सेंटेंस मस्ट बी इनकरेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एन एरर। नाउ द एरर लाइज और नॉट, वो पहले देख लेते हैं। अभी दूसरा, अगर एडजेक्टिव जैसा अगर उसका मीनिंग लेना है तो एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, अगर मैं ऐसे कहता हूं आई एम मैरिड, इसका मतलब क्या होता है, मैं विवाहित हूं। ओके, और जब मैं ऐसे कहता हूं आई हैव बीन मैरिड, यहां पर सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, यहां पर आई एम मैरिड मतलब मैं विवाहित हूं, यहां पर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का मीनिंग ऐसे होता है, बराबर है। आई एम एजुकेटेड, आई एम लर्नेड, यहां पर सब ईडी जो है पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव जैसे यूज किया हुआ है। लेकिन यहां पर अभी इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो हमें यह समझ में आना चाहिए, यहां पर एम ये मतलब बी मेन वर्ब जैसा यहां पर यूज किया हुआ है। एंड व्हेनेवर देयर इज एनी टाइम फ्रेज which show really period of time or since some period, last some period दिखा रहा है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये हमेशा परफेक्ट में होना चाहिए। इसके लिए एम का परफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स हैज नहीं तो हैव, और उसके बाद में बी का थर्ड फॉर्म मतलब बीन ही लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज करेक्ट हियर। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, सो आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 years, नो एरर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पर फॉर द पास्ट 3 years है, इसके लिए एक्चुअली परफेक्ट प्रेजेंट भी चलता है, चलना चाहिए, तो इसका आंसर नो एरर आना चाहिए। लेकिन आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है उस एग्जाम को अगर मैं सामने रखता हूं तो मुझे, और सही भी है वो, जब भी आपको फॉर द पास्ट 3 years की अगर फ्रेज दिखाई दी, फिर वो फॉर द पास्ट 3 years होने दो या फॉर द लास्ट 3 years होने दो, तो आपको वहां पर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। मतलब इसके बदले में आपको ये करना है, आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 years, तो आपको यहां पर एरर है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, अभी जैसे मैंने आपको ये रूल बताया, इवन फॉर द लास्ट 3 years, फॉर द पास्ट 3 years, फॉर द पास्ट 10 years, 10 months, 6 months, 2 years, 2 hours या इवन 15 minutes, कोई भी फ्रेज अगर फॉर की रहती है तो सबसे पहले हमें देखना यह है, सबसे पहले यहां पर आर्टिकल है या नहीं, ये सबसे पहले देखना है। अगर मतलब यही सेंटेंस में अगर यहां पर आपको ये अगर समझो नहीं देते थे और सिर्फ इतना ही देते थे, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर पास्ट 3 years, तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहां पर एरर है, नहीं तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर ये है, क्योंकि फॉर के बाद में हमेशा आर्टिकल नहीं तो कोई ना कोई तो फिगर, जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा फॉर 10 years, तो मतलब वो 10 ये एक फिगर है, अंक है, संख्या है, अगर ऐसी कोई ना कोई तो संख्या चाहिए, नहीं तो ए एन नहीं तो दे का वहां पर यूज होना चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी समझो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें पूछते हैं, वहां पर अगर समझो टेंसेस के लिए आपको समझो अगर क्वेश्चन आया और इस तरीके से दिया गया, जैसे आई, और यहां पर दिया आपको बास्केटबॉल, और यहां पर सेम वैसे ही फॉर द पास्ट या लास्ट कुछ भी होने दो 3 years, ओके, इस तरीका दिया गया। और समझो यहां पर आपको फिर दिया गया, ए में अगर आपको दिया हैज बीन प्लेइंग, बी में दिया हैव प्लेड, बाद में सी में अगर समझो दिया प्लेड, और
डी में दिया, अगर आपको समझो इज नहीं, एम होना चाहिए, आई प्ले, आई एम प्लेइंग। अगर समझो आपको ऐसे दिया गया तो आप क्या करोगे, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में समझो आपको दिया गया तो आपको क्या हो जाएगा यार, फॉर द लास्ट या पास्ट दिया है, परफेक्ट प्रेजेंट ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट ही यूज करना है, और यहाँ पर तो हैज दिया है यार, फिर ये तो चलने वाला ही नहीं, ये तो लगता है मुझे कुछ भी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। नहीं बेटा, ये करेक्ट है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको रूल कि अगर समझो, क्योंकि क्या मालूम है, जो रूल्स मुझे मालूम है वो ऑफ कोर्स पेपर सेटर को मालूम है, जो पेपर सेटर को मालूम है वो मुझे मालूम है। इसके लिए मैं बता रहा हूं पेपर सेटर कौन सा दिमाग चलाता है, क्या दिमाग चलाता है। अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं ये क्वेश्चन और दूसरी बार कैसे डालूंगा, ये जब मैं सोचता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है ये स्टूडेंट्स को चकमा देने के लिए ऐसे भी मैं डाल सकता हूं, मतलब वैसे वो डाल सकते हैं, और वो डालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ये रूल, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर ये ध्यान में रखिए, फॉर के फ्रेज में कोई भी टेंस चलता है, अगर टाइम ड्यूरेशन रहेगा तो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस कोई भी चलता नहीं है। फॉर की ये एक विशेषता है कि फॉर के साथ में सिंपल प्रेजेंट भी चलेगा, सिंपल पास्ट भी चलेगा, सिंपल फ्यूचर भी चलेगा, लेकिन कोई भी कंटिन्यूअस नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं चलेगा। परफेक्ट प्रेजेंट भी चल सकता है, परफेक्ट पास्ट भी चल सकता है, परफेक्ट फ्यूचर भी चल सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर, ये भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मुझे बार बार आपको यही कहने का है, जस्ट डोंट गो फॉर लर्निंग बाय हार्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी रूल। इंस्टेड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर अप्लाइड, और वो अगर आपको समझ में आएगा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखिए, हमें रूल्स मालूम नहीं होने चाहिए, रूल्स रट कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा कभी मालूम है जब उसका एप्लीकेशन आप कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये पार्ट, और वही स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो पार्ट है वो सबसे पहले मैंने इसके लिए मेरे ऐप में जो द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है वहां पर मैंने 18 लेक्चर्स सिर्फ उसके दिए हुए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। क्यों? बिकॉज यू मस्ट क्लियर योर बेसिक इंग्लिश। आपको अगर बेसिक इंग्लिश आएगी ना तो ही ये सब समझने वाला है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल। Jamila had a book in front of her, but she didn't read it. No error. इजी है, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले यही करना है हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जमीला के सामने एक किताब थी, लेकिन उसने वह पढ़ी नहीं। कुछ भी यहाँ पर एरर नहीं लगता है। हैड मेन वर्ब जैसे यूज किया हुआ है सिंपल पास्ट में, और यहाँ पर भी सिंपल पास्ट ही दिख रहा है। और जब हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा यहाँ पर बट है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, इस यहाँ पर जो भी है उसका उल्टा वहां पर दिखाना है। तो ये भी दिख रहा है कि जमीला के पास सामने एक बुक थी, किताब थी, लेकिन उसने वह पढ़ी नहीं। तो यहाँ पर ये भी सही है, इन फ्रंट ऑफ भी सही है, और यहाँ पर ये भी सही है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा आंसर है डी, नो एरर। नहीं, देखिए, our greatest glory is not in ever falling but in rising every time we fell, no error। अभी देखिए, सबसे पहले वही मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको सबसे पहले आना चाहिए वो है मीनिंग। एक बार मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको तुरंत सेंटेंस में एरर है या नहीं है ये तुरंत समझ में आता है। देखिए, our greatest glory, हमारा जो वैभव है वो किस में है, इज नॉट इन एवर फॉलिंग, कि हम लोग गिरते हैं उसमें नहीं है। तो क्या है, इन राइजिंग, लेकिन हम उठते हैं, एवरी टाइम वी फेल, जब हम लोग गिरे। बस यही पर हमें गलती समझनी चाहिए। तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पर हमारी जो ग्लोरी बताई जा रही है वो कैसे होनी चाहिए। देखिए, हमारी ग्लोरी इसी में है कि हम लोग कभी गिरे नहीं, ऐसे नहीं, तो जब भी हम गिरते हैं ना तुरंत उठते हैं। मतलब यहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज होना चाहिए। देखिए, यहां पर आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी है तो बराबर इसमें कुछ गलत है नहीं, इज नॉट इन एवर फॉलिंग, ये भी सही है। ओके, बट इन राइजिंग एवरी टाइम
वी फॉल, ये फॉल होना चाहिए। यहां पर फॉल का ये सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस का फॉर्म लिया हुआ है फेल, तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए गलती यहां पर है। नेक्स्ट देखिए, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम, नो एरर। ओके, तो सबको तुरंत समझ में आया होगा कि वॉज के बाद में बीन कभी नहीं चलता है। फिर भी हम लोग देखेंगे आगे, आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस मतलब बहुत समय तक चर्चा करने के बाद में वो जो मैटर जो था, जो इश्यू था, वो खत्म हो गया। किसमें? टीम के मेंबर्स में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉज बीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ वॉज रिजॉल्व या हैड बीन रिजॉल्व चलेगा। अभी यहाँ पर एक्चुअली वॉज के बाद में बीन दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर ये करेक्ट आंसर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ इतना देते थे ना, हैड रिजॉल्व, तो हमें समझ में आएगा हैड बीन रिजॉल्व, या सिर्फ इतना ही देते थे द मैटर रिजॉल्व, वहां पर हमें समझेगा वहां पर वॉज रिजॉल्व। मतलब यहाँ पर चाहिए क्या? एक तो परफेक्ट पास्ट, नहीं तो सिंपल पास्ट, कोई भी यहाँ पर चल सकता है। ओके, इसलिए ऑफ कोर्स हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, मतलब इकोनॉमी जो है, अर्थतज्ञ जो है, वो क्या करते हैं, मानते हैं क्या, इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990। 1990 पे इंडिया ने एक नया मोड़ लिया हुआ है। विद द लिबरलाइजेशन, जो हमारी अर्थव्यवस्था हमने मुक्त कर दी, तो विद द लिबरलाइजेशन उसने, मतलब इंडिया ने एक नया मोड़ लिया है टू हर इकोनॉमी, और अपने इकोनॉमी को नया मोड़ दिया हुआ है। नो एरर। सबसे पहले देखेंगे, इकोनॉमिक्स प्लूरल है, तो यहाँ पर बिलीव ये भी सही है, दैट कंजंक्शन भी सही है। नाउ ये देखिए क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती क्या है, इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990। हम लोगों ने देखा हुआ है, देखिए अगर कोई भी वर्ड से या टाइम के फ्रेज से अगर हमें सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट वहां पर दिख रहा है, कोई भी वर्ड से या टाइम फ्रेज से अगर हमें पास्ट सजेस्ट किया जाता है, तो वहां पर सिर्फ सिंपल पास्ट ही लिया जाता है। वहां पर पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट चलने वाला है नहीं। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, देखिए हैड टेकन, मतलब पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यहां पर आना चाहिए इंडिया टुक अ न्यू टर्न इन 1990। मतलब हमारा आंसर एरर किस में है, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी leave us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans। मतलब हमारा तो जीव विज्ञान है जो हमेशा उत्क्रांत होता है, leave us distinctly pessimistic, वो हमें क्या करता है, निराशावादी, क्लियरली, मतलब डिस्टिंक्टली मतलब स्पष्ट रूप से हमें निराशावादी बनाता है। किस बारे में? अबाउट द पॉसिबिलिटी, की एक संभावना है। कौन सी संभावना? दैट अल्ट्रुइज्म, मतलब जो परोपकार करने का जो हमारा गुण है, वो जो परोपकारता कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस, कि मानव जात में ये जो परोपकार करने की जो भावना है वो नेचुरली, सहजता से आ सकती है। तो ये सही है क्या? नहीं है, चलो वो बात अलग है, हमें देखना है एरर कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पार्ट, ए पार्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब यहाँ पर हमें एक तो ये समझ में आता है ये सिंगुलर है। ओके, तो अगर ये सिंगुलर है तो उसके बाद में ये जो वर्ब होना चाहिए, वो वर्ब में ऑफ कोर्स वहां पर लीव के बदले में लीव्स होना चाहिए, इसलिए एरर है वो यहां पर है, इसलिए पार्ट ए ये हमारा आंसर होगा। क्लोज इकोनॉमी, जो हमारी बंदिस्त अर्थव्यवस्था है, क्लोज इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड, उसे पहचान जा सकता है एज अ ह्यूमन कम्युनिटी। वो एक क्या है, मानव का एक ऐसा समूह है विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स। वो क्या करता है, वो मानव समाज, मतलब वह मानव समाज जो कुछ भी कंज्यूम करता है, वो क्या, जितना वो प्रोड्यूस करता है, एंड कंज्यूम्ड ऑल इट प्रोड्यूसेस, और जितना भी उसने कंज्यूम किया है, खर्च किया हुआ है, जितना भी उपभोग उसने लिया है, उतना वो बनाता है। बराबर है। अभी देखिए वापस यहां पर भी ये एक ऐसा सिद्धांत है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई भी मानव समाज में
जितने उपभोक्ता है उतनी ही कोई चीज का प्रोडक्शन हो जाएगा, और जितने उपभोक्ता है वो उतने चीज का कंज्यूम करेंगे, मतलब उपभोग ले लेंगे। वही यहाँ पर दिया हुआ है। अ क्लोज इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड। तो ये जो होते हैं इसे क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। तो अ क्लोज इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज ए ह्यूमन कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स। वो जितना भी उपभोग लेते हैं उतना बनाते हैं, बराबर है। एंड कंज्यूम्स, यहां पर ये गलत है, देखिए। तो यहां पर हमें एरर जो मिलेगी वो यहां पर है, मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये सिर्फ है वो गलत है। तो हमारा आंसर है सी। मतलब यहां पर भी यही होना चाहिए ना, एंड दैट ह्यूमन कम्युनिटी कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस। जितना भी वो बनाती है उतना सब वो उपभोग लेती है, खत्म कर देती है। इस तरीके से हमें एरर मिलती है वो पार्ट सी में। नेक्स्ट देखिए, देयर कम अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग द पेज एंड क्लोजिंग द बुक। मतलब देखिए, एक ऐसा समय आता है जब आपको किताब का पन्ना खोलना या बंद करना, उसमें चयन करना पड़ता है। अभी देखिए, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में एक रूल सीखा हुआ है। क्या रूल है, देखिए, एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर एंड हियर ऑलवेज हैज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी देयर और हियर के चालू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर वर्ब का हमेशा प्रेजेंट फॉर्म लेना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है उससे। तो अभी यहां पर देयर है और यहां पर अ टाइम दिया हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। इसके लिए यहां पर कम के बदले में एक्चुअली आना चाहिए देयर कम्स अ टाइम। इसके लिए यहां पर हमारा आंसर है, मतलब पार्ट जो गलत है, एरर जिसमें है, वो है देयर कम अ टाइम। तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिज्म टीचेस, बुद्धिज्म हमें सिखाता है दैट कि क्या, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, मतलब हमारी जो भी तीव्र ऐसी जो इच्छाएं होती है, तो उसमें से अगर हमें स्वतंत्रता पानी है, मतलब बुद्धिज्म टीचर्स दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, ओके, सब डिजायर्स से हमें जो फ्रीडम, मुक्तता जो है, विल लीड टू एस्केप सफरिंग। और नो एरर, उससे हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमें जो भी तकलीफें हो रही है, उसका अंत हो जाएगा, तो उससे हम छूट जाएंगे, ऐसे यहाँ पर बताया हुआ है। अभी सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, बुद्धिज्म टीचेस दैट, मतलब इट इज एक फर्स्ट थिंग दैट दिस इज सिंपल प्रेजेंट, एंड व्हेनेवर देयर इज सिंपल प्रेजेंट एंड यू हैव टू टेल इन यूनिवर्सल ट्रूथ, या when it is quotation you have always to use only and only simple present tense, okay। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि आपके डिजायर से जो आपको जो फ्रीडम है ना, वो आपको क्या, आपकी समस्या, जो आपकी तकलीफ है, उसके तरफ, मुक्तता की तरफ लेके जाएगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर गलती है ना, तो यहीं पर है, यहाँ पर होना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स लीड्स टू एस्केप सफरिंग। अभी क्या होता है मालूम है, ठीक है, गलती तो सी पार्ट में, लेकिन हमें क्या लगता है, मतलब अगर समझो कल ऐसे दे दिया, समझो यही सेंटेंस ऐसे दे दिया और हमें नो एरर के लिए पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, फिर भी सी ही गलत करेंगे। क्यों करेंगे मालूम है, क्योंकि हमें एक ही रूल मालूम है, एस्केप के बाद में हमेशा फ्रॉम होता है, लेकिन ये अधूरा सही है, मतलब अधूरा गलत है। क्यों, देखिए, अगर मैं ऐसे कहता हूं, he escaped from the jail, और I want to escape all my pains, ओके। अभी देखिए दोनों में फर्क क्या है, एस्केप के बाद में फ्रॉम लगता है, लेकिन कभी लगता है। अभी देखिए, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां पर जो एस्केप का यूज किया हुआ है, यहां पर ये एस्केप इंट्रांजिटिव वर्ब है,
देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब अगर एस्केप के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर कभी भी फ्रॉम नहीं लगाया जाता है। इसके लिए यहां पर कुछ भी गलती नहीं है। मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अगर आगे जाके, क्योंकि ये रूल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये जैसे रूल्स है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि हमें इतना ही मालूम होता है क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन में मतलब वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है, वहां पर ये क्वेश्चन आके गया हुआ है, एस्केप के बाद में फ्रॉम आना चाहिए। लेकिन एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, एस्केप फ्रॉम द जेल, एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लॉ, यहाँ पर चलेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम नहीं होना चाहिए, तो गलती यहाँ पर सिर्फ यहीं पर है, इतना सिर्फ ध्यान में रखिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।